बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, जिसका पाठ 4 वैदिक काल और जो कि 15 से ईसा पूर्व से 6 से ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल यानी कि वेदों का युग, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो हमारे चारों वेद हैं, तो ये जो काल है वैदिक काल, वो कब से कब तक? तो 15 ईसा पूर्व से 6 से ईसा पूर्व तक और 15 से ईसा पूर्व से 25 से ईसा पूर्व तक जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद आर्यों का यानी कि वैदिक युग प्रारंभ हुआ। चलिए इस पाठ में जानते हैं। पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे कि आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है। प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों में हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद, अवसान यानी कि उसके खत्म होने के बाद वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा और पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहां चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 12 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार, भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। समय रेखा पर अगर हम देखें तो 15 से ईसा पूर्व से 6 से ईसा पूर्व तक का काल वैदिक युग यानी कि आर्यों का युग। इस मानचित्र पर नजर दौड़ाएं तो आर्यों का विस्तार भारत के अंतर्गत, तो ये देखिए आर्यों का विस्तार दिखाया गया है। सप्त सैंधव नदी क्षेत्र का जो है लक्षद्वीप, सप्त सैंधव 7 नदी, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती, ब्रह्मावर्त तक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र, आर्यावर्त 1, 2, 3 यानी हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, दक्षिणा पथ यानी कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। तो यहाँ तक आर्य जो है उनका विस्तार हुआ, आर्य बसे। ये हमारे भारत का मानचित्र है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना, इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सारे गामा का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने का वर्णन है, यानी कि कर्म कांड अथर्ववेद में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। वैदिक सभ्यता के इतिहासकारों ने 2 काल में विभाजित किया। ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, लगभग 15 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 6 से ईसा पूर्व तक। आर्यों के जन, आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखियों के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरु जन, यदु जन, तुवर्स जन, भारत जन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया, उसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते, तो ये जो हमारे जन थे, पुरुजन, यदुजन, तुर्वस जन, भरत जन, ये सब जो थे जनमुखियों के नाम पे थे। कई ग्रामों को मिलकर विष बनते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ये मुख्य प्रश्न होते हैं, इनको आप नोट करें। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। कुल ग्रह के मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। तो देखिए एक जन में कई विष होते थे। वैदिक काल, राजा, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना तथा जनता, जन शायद यहीं से शब्द बना, वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद
वंशानुगत हो गया। यानी कि उत्तर वैदिक बाद में जैसे आज के लोकतंत्र की तरह पहले भी राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता, जैसे लोकसभा राज्यसभा, लेकिन बाद में ये वंशानुगत हुआ। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जैसे कि आज लोकसभा, राज्यसभा। ओह, किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा के 70-80 लोग बैठते थे, उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले लोग प्रमुख राजन होते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे, अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। सूझबूझ, अपने गांव की समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? राजा का शासन, जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन लोगों से उपहार प्राप्त करता था, जिसे आज हम टैक्स भी कह सकते हैं। इस उपहार को बलि कहा जाता था। जी, बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। यानी कि आज की तरह टैक्स व्यवस्था जो होती है, बलि यानी कि बलिदान करना, यानी कि लेना, ये टैक्स। युद्ध के बाद सभा, युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा की जीत में मिली गाय, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। ब्राह्मण यानी कि जहाँ जो लोग उनको शिक्षा दीक्षा या जो उनको सलाहकार, प्रमुख सलाहकार, वो ब्राह्मण। कुछ गाय, भेड़े, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्य के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी और पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। और युद्ध करने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता था। धर्म एवं यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करके आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। कुछ बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य उसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। तो वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य उसका मुखिया होता था, जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन। अन्य ये विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए। और बाद में शूद्र नाम का चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। तो महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों में हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची और आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। यानी कि उस समय भी स्त्री शिक्षा के प्रति लोग जागरूक थे। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दधी यानी जिसे दही, नवनीत यानी जिसे मक्खन, घृत यानी कि घी आदि का प्रयोग करते थे। अन्न में यव यानी कि जौ, गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया है। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, जिसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्था वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा, ये कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे, यानी कि इंडो यूरोपियन की परिवार की भाषा है संस्कृत। अब भी ये बदले हुए रूप में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती। ये तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित हैं। जैसे कि संस्कृत में पितृ, फारसी में पिदर, लाटिन भाषा में पाटर और अंग्रेजी में फादर। इसी तरह संस्कृत में मात्र, फारसी में मादर और लातिन में माटर और अंग्रेजी में मदर। तो ये शब्द मिलते जुलते हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्योमिति, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन, प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में से अगन्या कहा गया, यानी कि पड़ियों या आसपास किसानों, अगन्या जिसका वध न किया जाए। पहाड़ियों आसपास किसान द्वारा गाय चुराने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य इन्हें
दत्यु कहा जाता था, कहा करते थे, जो गायों को चुराते थे। खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य जब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे, उन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। तो गेहूं, धान, दाल, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं इसके बारे में पहले बताया गया। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का कार्य करते थे। धातु को अयस्क कहते थे, यानी कि जिसे अब अयस्क कहते हैं। अयस्क धातु को अयस्क कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तामा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी कि बाद के युगों में लोहे का ज्ञान हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आर्य को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्योमेट्री आकृति से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था, उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, राजा का पद वंशानुगत हो गया। बड़ व्यवस्था नहीं थी, बड़ व्यवस्था विकसित हो गई। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बनी। महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। इसी ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीलाओं का आयोजन किया जाता। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य के कुरुवंश के कौरव तथा पांडुवंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई। बुराई पर अच्छाई की जीत है चित्र के माध्यम से। और भी जानिए, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल में पूर्ण चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। ब्राह्मण ग्रंथ, जिनकी रचना यज्ञ के वेदांत तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद में अपने ही अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद ने वेदांत भी कहा गया, इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श भाग सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया, यानी कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ये प्रमुख बात थी। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। अगन्या जिसका वध ना किया जा सके। दोआब, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। वंशानुगत, पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाले अधिकार। इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज कर आप लिखेंगे और इस पाठ को दोबारा सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। आप इन वीडियो को पॉज कर इस प्रश्नों को लिख सकते हैं। और चलिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं सिलेबस के। चलिए अगले पाठ में मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन, पाठ 5। तो चलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।